स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज संसद में भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त सत्र को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में होंगे शामिल। भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट करेंगे जारी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। पैन 2.0 और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियों में ढील। स्कूल कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगी पढ़ाई। और डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के मामले में मिली राहत। संघीय अदालत में दर्ज मामले को जज ने किया खारिज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात संविधान दिवस की। भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। ये कार्यक्रम संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने साल भर चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत की घोषणा कर दी है। आज से शुरू हो रहे समारोह को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन दी गई है। हमारे देश के संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये मौका न सिर्फ हमारे लोकतंत्र के परिपक्व होने की निशानी है, बल्कि दुनिया के समक्ष भारत की अखंडता और भविष्य की आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इसी दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति के लिए केंद्र सरकार ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नारे के साथ साल भर चलने वाले समारोहों की श्रृंखला की घोषणा की है। 26 नवंबर 2024 को संसद के सेंट्रल हॉल में देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के संविधान के निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को समर्पित एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्लिम्स और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स ग्लोरियस जर्नी नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। यही नहीं, संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के नेतृत्व में संसद के केंद्रीय हॉल में संविधान की प्रस्तावना का औपचारिक पाठ भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने जहां पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया, वहीं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर ये संविधान इस रूप में नहीं मिलता तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं बनता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत का संविधान हम सबका स्वाभिमान है। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर से जुड़े हुए स्थानों का विकास, ये भी नरेंद्र मोदी जी के इसी कालखंड में हुआ, जिसको हम पंच तीर्थ कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उस समय जो लोग फाउंडिंग फादर्स हैं, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग का योगदान है।
भारत का संविधान लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मूर्त भावना को मूर्त रूप देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों के तहत एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इसमें संविधान सभा की बैठकों और पैनल रिपोर्ट का ब्यौरा होगा। दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक भवन परिसर के सभागार में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। पीएम भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी करेंगे। इस अवसर पर वह वहां पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने देश के विकास और किसानों, युवाओं और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को केमिकल फ्री और मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए किया है। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की ज़मीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है, और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेचुरल फार्मिंग को एक मिशन के तौर पर लिया जाएगा और इसमें 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी के लिए 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इससे नॉर्थ ईस्ट को फायदा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है, 500 गीगावाट का। तो आपने देखा किस तरह से सोलर में रिकॉर्ड की संख्या में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, किस तरह से विंड में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं। ऑफशोर विंड का भी हाल ही में 3 महीने पहले अप्रूव हुआ पहला प्रोजेक्ट। आज 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और यारजेप रिवर है, उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये। इस प्रोजेक्ट में 1939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने 3 बहु ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 7,927 करोड़ रुपए है और इन्हें अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है मनमाड से जलगांव 4th लाइन। ये है 160 किलोमीटर्स की। ये इधर से मुंबई है, JNPT, डोलवी, रोहा, वाड़वन, मुंबई, ये सारे के सारे इधर से आते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है भुसावल से खंडवा आगे, 3rd और 4th लाइन दोनों। ये यहाँ से अब तक हमने देखा था जलगांव भुसावल तक, और भुसावल से आगे ये बुरहानपुर की जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से निकल के आगे खंडवा तक। फिर इसी प्रोजेक्ट में आगे जाते हैं तो हम अपने हम आए यहाँ से नीचे भुसावल से सतना, सतना से आगे मानिकपुर, मानिकपुर से प्रयागराज वाला जो सेक्शन है ये बघेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, इसको ऊपर पूर्वांचल से जोड़ने वाला ये लाइन 3rd लाइन बनेगी 84 किलोमीटर्स की। करीब करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये टोटल, और बहुत रोजगार सृष्टि होगी इससे, साथ ही साथ बहुत पोल्यूशन बचेगा। और दूसरी बात कि हमारे उस क्षेत्र में जो खासकर किसानों को बहुत एक अच्छी सुविधा मिलेगी। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आयकर विभाग की पैन परियोजनाओं के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 1,435 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पैन कार्ड हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने नया आदेश जारी किया है। दिल्ली NCR के स्कूलों को लेकर ग्रैप के कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि NCR में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएं, यानी कि प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर स्कूल में चलाए जाएंगे। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन सकते हैं। CAQM का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है। बता दें कि कल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर क्लासेस को लेकर फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि ऑफलाइन क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मिड डे मील से वंचित हो रहे हैं। साथ ही कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों की कमी होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और मुंबई पर 26/11 को हुए हमले की आज 16वीं बरसी है। साल 2008 में मुंबई में आज ही के दिन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई के कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ हमला ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। इस हमले में सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी मार गिराए और एक आतंकी कसाब को पकड़ लिया था, जिसे साल 2012 में फांसी दी गई। नई दिल्ली में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, रेलटेल के अध्यक्ष संजय कुमार और प्लेबॉक्स टीवी के CEO ने मिलकर रेलवायर ब्रॉडबैंड पर फ्रीडम प्लान लॉन्च किया है। 299 रुपए कीमत के फ्रीडम प्लान में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और 9 अन्य प्रीमियम OTTs उपलब्ध रहेंगे। एक ऐतिहासिक करार के साथ प्रसार भारती के CEO
गौरव द्विवेदी, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय कुमार और प्लेबॉक्स टीवी के सीईओ ने रेल वायर ब्रॉडबैंड के साथ फ्रीडम प्लान का अनावरण किया। फ्रीडम प्लान में प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स और 9 अन्य प्रीमियम ओटीटीज, 30 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट के साथ 400 से अधिक लाइव टीवी चैनल्स और 200 से अधिक गेम उपलब्ध होंगे। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म देश के हर कोने में उच्च गुणवत्ता वाले, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पारिवारिक मनोरंजन उपलब्ध कराने के प्रसार भारती के संकल्प को दर्शाता है। हमारा लक्ष्य डिजिटल जुड़ाव को फिर से परिभाषित करना और पारंपरिक प्रसारण और आधुनिक स्ट्रीमिंग के बीच की खाई को पाटना है, जिससे भारत भर में लाखों लोगों को सहज कनेक्टिविटी और प्रीमियम मनोरंजन मिल सके। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म उस दिशा में एक कदम है कि डिजिटल या ब्रॉडबैंड के माध्यम से जो लोग अपना न्यूज़ या एंटरटेनमेंट प्राप्त करते हैं उन तक उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पहुंच सकें। रेलटेल के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि प्रसार भारती से विश्वसनीय और बेहतर प्रसारक आज भी कोई नहीं है। रेलटेल प्रसार भारती के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन और सूचनाओं की पहुंच बना पाएगा। प्रसार भारती का जो स्ट्रेंथ है वो हम सबको पता है कि जो एक रिच कंटेंट होगा और वो मल्टीलिंगुअल कई भाषाओं में होगा, प्रादेशिक भाषाओं में होगा। तो वो जो एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को हमारा जो रूरल कनेक्ट है रेलटेल नेटवर्क के थ्रू उसके साथ कंबाइन करेंगे। प्लेबॉक्स टीवी के संस्थापक और सीईओ आमिर मुलानी ने कहा कि देश के सबसे बड़े मनोरंजक और इंफोटेनमेंट हब प्रसार भारती को अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च करते देखना रोमांचक है। प्रसार भारती के साथ जुड़कर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि आज ओटीटी को बहुत नए जेनजी की तरह देखा जाता है, पर प्रसार भारती का वेव्स ओटीटी आने के बाद मेरे फादर साहब को भी बहुत एक्साइटमेंट है कि वो फिर से महाभारत देख पाएंगे, फिर से फौजी देख पाएंगे। तो आई थिंक जो एज प्रेफरेंस वाले यूज़र्स हैं वो भी इस पे आएंगे और वो भी बोलेंगे कि मुझे ये वो वाला प्लेटफॉर्म देखना है जो मैं 90s में देखा करता था। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रेल वायर की व्यापक पहुंच, वंचित और ग्रामीण बाजारों में इसकी पैठ कुछ ऐसी है जो फ्रीडम प्लान को व्यापक और अधिक विविध दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ वर्ष 2025 में 11 जनवरी को मनाई जाएगी। यह निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि हर हिंदू पर्व की तरह यह उत्सव भी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। इस तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ हर साल पंचांग अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि कुर्म द्वादशी को मनाई जाएगी। इस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में जाना जाएगा। इस दौरान परिसर के दक्षिणी कोने में 500 लोगों के बैठने के लिए प्रेक्षागृह, अतिथि सभागृह और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण के लिए महंत नृत्य गोपाल दास महाराज ने शिलापट्ट का अनावरण कर शुभारंभ किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में आयोजित बैठक में मंदिर निर्माण में प्रगति की जानकारी दी गई और आगे की कार्य योजना के बारे में बताया गया। मंदिर परिसर में यात्री सेवा केंद्र के पास से 3000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली द्वारा अत्याधुनिक हेल्थ केयर सिस्टम विकसित किया जाएगा। गर्मी और वर्षा से यात्रियों को बचाने हेतु मंदिर परिसर में अस्थायी जर्मन हैंगर लगाए गए हैं। अब यहां 9 मीटर चौड़े और लगभग 600 मीटर लंबे स्थायी शेड का निर्माण होगा। सप्तमंडल मंदिर मार्च तक, शेषावतार मंदिर अगस्त तक और मंदिर का बाहरी परकोटा अक्टूबर तक बनकर पूरा होगा। नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करीब 3500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ काफी संख्या में डेयरी उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जूट से बने उत्पादों की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कैसे हैं जूट से बनी कानपुर की गुड़िया और फोकस राज्य के रूप में झारखंड ने क्या दिखाने का प्रयास किया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। यहां करीब 3500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेले में इस बार काफी संख्या में डेयरी उत्पाद भी देखने को मिल रहे हैं।
मेले में मिल रहे अच्छे रुझान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 10 साल से हम लोग ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग जेन्युइन चीज़ ढूंढते हैं, अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट ढूंढते हैं या दूसरे फूड आइटम है या हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए ये मेला सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और हम तो हर साल कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं यहाँ पे जो जेन्युइन भी है और सीधा पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, तो हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं ज़्यादातर हमेशा करते ही हैं और सबका फ़ायदा होता है। हम तो घी है हमारा A2 घी, हमने हमारी अपनी गौशाला का घी है, ये हमने लॉन्च किया है इस बार। मेले में आने वाले लोग ज्यादातर इको फ्रेंडली उत्पादों की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक इको फ्रेंडली बैग देखने को मिल रहे हैं। लोग जूट के उत्पाद को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस बार हम जूट के बैग लेके आए हैं जिसमें हम दरी और कैनवस मिक्स किया है, जो बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा है और लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पूरा तरह 100% इको फ्रेंडली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी कानपुर की गुड़िया भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये जो डॉल्स है ये मेरी फैमिली आर्ट है और ये सभी ना जूट से बनाई हुई डॉल्स है। दिखने में तो ये मिट्टी की लगती है, लेकिन ये जो है जूट लकड़ी लोहे की तार पे बनी हुई है। और ये सारी जो है बेस इंडियन डॉल्स हैं। मतलब लोगों ने बारबी डॉल्स तो बहुत देखी, ये सारी इंडियन डॉल्स है और ये मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई हुई है। जैसे कि ये मीराबाई हो गई, देखिए मीराबाई का स्टैचू जल्दी मिलता नहीं है देखने को। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में संपूर्ण भारत की झलक देखने को मिल रही है। इस वर्ष मेले में फोकस स्टेट झारखंड है। इस पंडाल में झारखंड की पारंपरिकता, लोक कला और स्थानीय उत्पादों समेत कुल 30 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ खासतौर पर झारक्राफ्ट के ऑर्गेनिक सिल्क और रागी के बने उत्पाद ज्यादा आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इधर बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद पूरे बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। भारी संख्या में लोग नारेबाजी कर इस अवैध गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस्कॉन ने इस मामले में भारत से तत्काल कदम उठाने की अपील की है। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि ये बेबुनियाद आरोप लगाना अपमानजनक है कि इस्कॉन का दुनिया में कहीं भी आतंकवाद से कोई लेना देना है। भारत सरकार से आग्रह है कि तत्काल कदम उठाएं और बांग्लादेश सरकार से बात कर बताएं कि इस्कॉन एक शांतिप्रिय भक्ति आंदोलन है। अपने पोस्ट में इस्कॉन ने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार चिन्मय कृष्णदास को तुरंत रिहा करे। इन भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान कृष्ण से हमारी प्रार्थना है। दरअसल चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने 22 नवंबर को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में एक रैली की थी। माना जा रहा है कि इसी की वजह से चिन्मय कृष्ण प्रभु के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में जो रैली हुई थी उसमें हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया गया था। इधर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप मामले में बड़ी राहत मिली है। विशेष वकील जैक स्मिथ ने कल एक संघीय अदालत से ट्रंप पर दर्ज इस मामले को खारिज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग की पुरानी नीति के तहत वर्तमान राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अमेरिकी जज ने संघीय मामले में ट्रंप के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। ये ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बड़ी वैधानिक जीत है। इसके साथ ही न्याय विभाग की ट्रंप के खिलाफ बेहद मेहनत से तैयार किए गए मुकदमे पर पूर्ण विराम लगना तय हो गया है। न्याय विभाग ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद ट्रंप समर्थकों की ओर से अमेरिकी राजधानी में किए गए हंगामे को आपराधिक साजिश मानते हुए केस तैयार किया था और इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार माना था। और बात अब खेल जगत की कर लेते हैं। सिंगापुर में खेली जा रही शतरंज विश्व चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच आज दूसरा राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सोमवार को खेले गए पहले दौर के मैच में डी गुकेश को हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा चैंपियन डिंग लिरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बेहद दबाव वाले पहले मुकाबले में सोमवार को उन्हें हरा दिया। काले मोहरों से खेलते हुए लिरेन ने 14 बाजियों के मुकाबले में शुरुआती बढ़त बना ली है। और आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन 13 साल के बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। बिहार के बल्लेबाज
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस खिलाड़ी को खरीदने की जंग हुई। आखिर में सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए की बोली के साथ अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया और ऐसा करने वाले टूर्नामेंट इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।